नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फेडरलिज्म। वैसे तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया फेडरलिज्म के बारे में। अब मैं ऑनलाइन तरीके से आपको बेहतरीन लेक्चर के रूप में समझाऊंगा एक्चुअली फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है मेरे भाई। देखो, ये जो चैप्टर फेडरलिज्म बेसिकली देखा जाए तो 4 से 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कवर करता है, लेकिन कभी कभी 6 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो सबसे पहले हम समझेंगे फेडरलिज्म है क्या। देख मेरे भाई, जैसे मैंने आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत तगड़े से, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी देश में जो रूल और रेगुलेशंस है उसके डिटेल एनालिसिस को जब हम समझते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे भाई, मैंने एक बार बताया था, हमारे देश का जो संविधान है ना, यानी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत सारे देशों से क्या किया, हमने उधार लिया है, बोरो किया है, और उन्हीं में से एक जो टर्म है मेरे भाई वो है फेडरलिज्म। और ये जो फेडरलिज्म वर्ड मेरे भाई देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है अलायंस, जुड़ना। तुम पास से आए, अब पास दो तरीके से आ सकते हो। जैसे है ना, गर्लफ्रेंड को पकड़ के खींचते हो, कल को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन बीवी इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएगी। तो चीजों को समझिए, यानी कि आप दो तरीके से किसी को अपने पास ला सकते हैं, या तो प्यार मोहब्बत का झांसा देके और या तो शादी करके। मेरी बात समझ में आए? तो फेडरलिज्म क्या होता है, एक तो कमिंग टुगेदर होता है और दूसरा होल्डिंग टुगेदर होता है। अब इसमें समझते जो फेडरलिज्म वर्ड है ना मेरे भाई, ये आया कैसे। तो ये शब्द जो है ना, फेडरल से फेडरलिज्म बना है। फेडरल का मतलब होता है जुड़ना, और ये शब्द लिया गया मेरे भाई कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। और कनाडा आपको पता है नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। वैसे तो जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिए, यूएसए से लिए हैं। मेरी बात समझ में आ गई। और मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया था कि अगर हम भारत के बारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, 12 तुम्हारे क्या हैं, शेड्यूल है, और 395 आर्टिकल हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म हम आज लेके चल रहे हैं उसका नाम क्या है मेरे भाई, फेडरलिज्म, जो कि मेरी मेन हेडिंग ही है फेडरलिज्म। तो जो फेडरलिज्म है ये कॉन्सेप्ट लिया गया था कनाडा से, और लेकिन इसके कई सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फॉलो किया है कहां से, यूएसए से फॉलो किया। तो सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या है मेरे भाई। ये एक ऐसा टाइप है गवर्नमेंट का। मैंने बताया गवर्नमेंट क्या है, जहां जिसने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करती है। मेरी बात समझ, रूल और रेगुलेशन को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा वर्ड है गवर्नमेंट का जिसके पास पावर जो होती है ना वो डिवाइड कर दी जाती है। पावर को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे आज की डेट में देखो, जो घर में मियां बीवी दोनों मिल के कमाते हैं, और जहां मियां बीवी मिल के कमाते हैं ना भाई, वहां बहुत ज्यादा सुख शांति होती है। ये बात अलग है कि हो सकता है हस्बैंड ज्यादा कमा रहा हो या कभी कभी वाइफ ज्यादा कमाए। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक तरीके से समझिए, घर में इस समय पुरुष प्रधान जो है, पहले भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता, महिला प्रधान हो रहा है। वाइफ का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, मैं देखता हूं, ठीक है। तो आप मान के चलिए घर में ताकतवर कौन है, मम्मी है, और दूसरे नंबर पे क्या है, पापा। दोनों देश को संभाल लें। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि मान के चलिए पापा सबसे ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, नहीं तो लोग गुस्सा आ जाएंगे, ठीक। और वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम स्टेट शब्द का ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। इसके अलावा उनको हेल्प करने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं, तो अगर फेडरलिज्म वर्ड जो है मेन सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होती है। कहां पे डिवाइड होती है, सेंट्रल और स्टेट। यानी मान के चलिए पापा हैं आपके, और ये आपकी मॉम है। क्या है, मॉम है। और मॉम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, हर बात मम्मी की मानना पड़ता है। तो ये मान लीजिए आप लोग हो, यानी कि उनके चिल्ड्रन हो। तो अगर आप ध्यान से समझिए, अगर मैं एक रफली स्ट्रक्चर बनाता हूं दोस्त, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये जो मैंने एक रफली स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें स्टेट के लिए में भाई, स्टेट देखिए कुल 28 राज्य हैं, ठीक, यानी 28 स्टेट के ऊपर एक पूरा देश के ऊपर जो गवर्निंग है वो किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये जो छोटी छोटी स्टेट हैं, और स्टेट के अंदर कंट्रोलिंग स्टेट क्या आती है, यहाँ पे पीएम कंट्रोल करेगा और यहाँ पे सीएम कंट्रोल करेगा। और इस स्टेट के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टेट आते, जैसे आप यूपी का एग्जांपल ले लो। यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है। मेरी बात समझ में, 75 क्या है मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट है। उन डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्रोल करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है। तो आपने फेडरलिज्म का मतलब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म को दो पार्ट में मेरे भाई क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल पापा मान लो और स्टेट मम्मी को मान लो, जहां दोनों लोग मिल के काम करते हैं मेरे भाई। किसको कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। और मिल के हम लोग भी वो सारे काम करेंगे तभी तो काम होगा। अब यहां पे हम समझेंगे जो फेडरलिज्म वर्ड है मेरे भाई, मैंने बोला था ना अलायंस, जुड़ना,
या तो है ना, अब जैसे मम्मी आई कैसे, शादी करके। कई बार ऐसा होता है कि पापा का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, मान लीजिए कि है ना कोई किसी को पटा लिया है, शुद्ध भाषा में अगर हम बात कर लें तो एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन गर्लफ्रेंड में दिक्कत क्या होती है ना भाई, कभी भी छोड़ के चली जाती है, बहुत बुरा लगता है मेरे भाई। तन्हाई का आलम ऐसा हो जाता है ना, मन करता है यार क्या ही बताए। लेकिन जब बीवी आती है ना, तुम चाह के भी छोड़ के नहीं जाओगी, सरकार के सामने डिवोर्स फाइल करना पड़ता है, और जब सरकार के सामने पेश करोगे तो सरकार कोर्ट में ले जाती है, सरकार मतलब पुलिस में एफआईआर कराई जाती है, फिर उसके बाद कोर्ट से ना वो आती है, तो मतलब एक लंबी प्रोसेस है। तो ये मान के चलिए, जैसे यूएसए एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में मोटा मोटा मैं मान के चलता हूं 50 स्टेट हैं जहां पे मिलके वो देश को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब चाहे तब अंगूर का गुच्छा है टूट के गिर जाएगा, मेरी बात समझ में, जब चाहे तब कोई भी स्टेट अलग हो जाता है। यानी यहां पे क्या हुआ है, कमिंग टुगेदर हो रहा है, यानी हर एक स्टेट क्या है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट है। वो अगर चाह लिया ये डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी की तैसी, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, तो नहीं काम करोगे तो हट जाओ, नजर से हट जाओ। यानी कि जब पहले आए तो कमिंग टुगेदर था ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कई सारे स्टेट मिलके क्या करते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, और इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस द प्रिजर्वेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड कल्चर। जैसे एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जो फेडरल है उसका रूप क्या है, रूप है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है सब एक पास आए मेरे भाई, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए। तो यहाँ मुस्कुराने की कला चल मेरे भाई, मुस्कुराने की क्या चल रही, कला चल रही है। तुम पास आए, ठीक, और कभी भी दूर चले गए, मेरी बात समझे, तो पास आए दूर चले गए। लेकिन भारत इस मामले में बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। यहां पे एक बार तुम आ गए ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आओ प्यार का बंधन समझाता हूं। यानी यहां पे तुम चाह के भी अलग नहीं हो सकते। यानी कह रहे हैं लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टेट कह सकते हो, एम्फेसिस द यूनिटी ऑफ द होल नेशन। यूनिटी मतलब एक, हम सब एक है, तोड़ेंगे दीवार हम, दुश्मन का ये वास्ता यार यानी होल्डिंग टुगेदर है मेरे भाई। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब देखिए स्टेट जो होता है, यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे पावर दी गई है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्पेशल पावर दी गई है। और स्पेशल पावर देने का मतलब क्या है मेरे भाई, कुछ बहुत पिछड़े होते हैं, जैसे भारत में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे, तो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। वैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अमाउंट की दिक्कत है, वहां पे हमने क्या दिया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया है। और ऐसे कंट्री जहां पे स्टेट, जब भी मैं बोलूंगा दोस्तों तुम थोड़ी देर के लिए समझना, कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है भाई मेरे, अभी आपको समझ में आ गया। ये समझिए वाइफ की तरीके, चाह के भी इतनी आसानी से कोई नहीं निकल सकता, और यहां पे समझोगे गर्लफ्रेंड की तरीके है, जब चाहे तब छोड़ के चली जाएगी, इतनी आसानी से हो भी नहीं जाती अगर प्यार सच्चा है दोस्त, ठीक। तो यानी होल्डिंग टुगेदर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। और इसका एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है। आपको याद होगा मैंने पावर शेयरिंग में बहुत अच्छे से समझाया था श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे स्पेन है मेरे भाई, श्रीलंका नहीं है, क्योंकि वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो फीचर्स है फेडरलिज्म के, कई बार पेपर में पूछता, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में है ना फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो फेडरलिज्म का मतलब मैंने उनको भाई बहुत अच्छे समझा दिया। अब हम समझेंगे कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। देख मेरे भाई 2 और मोर का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट तो आने ही चाहिए, मेन है। अब आपको पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेंजेस हैं उसको क्या कहा जाता है, अमेंडमेंट कहते हैं। और जो अमेंडमेंट है ना मेरे भाई, अमेंडमेंट शब्द का मतलब होता है चेंज। तो यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी थी 1992 में, याद होगा। तो यहां पे कह सकते हैं देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा मेरे भाई। अब आते हैं दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब देखो स्टेट जो होता है ना मेरे भाई, ये इंडिपेंडेंट, अब जैसे मुख्यमंत्री कोई काम करना है, ऐसे थोड़ा ना कि हम प्रधानमंत्री से पूछ के काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब देश में हित की बात आती है, कुछ ऐसे काम जो राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको संभालती है। लेकिन 95% कह सकते हो काम स्टेट गवर्नमेंट खुद से करती है। तो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया बट आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक, वो अपने आप से काम तो करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बियॉन्ड, भारत में कोई भी चीज सबसे सुप्रीम है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाप है, संरक्षक है, उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। एंड द ओवरऑल द गवर्नमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर, हाउएवर दे हैव सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद इन देयर स्फीयर ऑफ द अथॉरिटी, यानी उस अथॉरिटी पे उसमें कुछ ना कुछ पावर उसको दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब ये ध्यान रखना भाई, भारत में अभी मैंने बताया सबसे बड़ी कोई चीज है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। बोथ सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, सेंट्रल यहां पे आप समझ रहे हो केंद्र सरकार, और रीजनल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पावर उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो पावर है ना पूरे देश के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे सबकी बाउंड्री है। जैसे आपका घर बना होता है, आपकी जो आप अपने घर में कहीं पे भी किसी भी जगह जाके बैठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, लेकिन जब पड़ोसी वाले घर में जाते हो ना तो पहले बेल बजाते हो, अंकल नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो जब आप अंदर जाते हो, उनसे बात करते हो, विश करते हो, फिर अंदर ऐसा थोड़ा पूरे घर में घूमने लगते हो। परमिशन लेने के बाद फिर अंदर अगर आपको जाना है, कोई बहुत खास दोस्त है तो अंदर जा पाओगे, नहीं तो बाहर ड्राइंग रूम से ही मिलके चले जाते हो। सेम कंडीशन में क्या होता है, हर एक स्टेट की पावर होती है अपने राज्य में कहीं घूमने की, लेकिन एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाओगे तो वहां पे पावर जो होती है आपकी लिमिटेशन बन जाती है। यानी कि आप अपने राज्य में ताकतवर हो, लेकिन जब दूसरे राज्य में जाओगे, गवर्निंग की बात कर रहा हूं, ऐसे तो कोई व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, जनरल बात जो बता रहे हो, गवर्निंग की, यानी कि आप कहां डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन आप अपने घर में तोड़फोड़ कर सकते हो, बड़ों से घर में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सेम चीजें आपको यहां समझना है। While each level of the government, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, अभी मैंने बताया द स्फीयर देयर इज ऑफ्टन डिग्री ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द कोऑपरेशन बिटवीन देम, दे मे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे से सहयोग करना इन सर्टेन पॉलिसी एरिया एंड कोलैबोरेशन ऑन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर देश हित में कोई बात हो रही है मेरे भाई, देश के हित में कोई बात हो रही है तो उसको वहां पे समझना पड़ता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं फेडरल सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम है ऑफ्टन इनकॉर्पोरेट चेक एंड बैलेंस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेक एंड बैलेंस, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर बाय एंड ऑन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे ध्यान देना पड़ता है कि एक लेवल पे हम किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। ना सेंट्रल के पास बहुत पावर है, ना स्टेट के पास, एक तरीके से उसको बैलेंस किया गया है। मेरी बात समझिए, सुप्रीम। लेकिन आपको पढ़ा होगा इमरजेंसी पावर के बारे में बताया, अगर कोई राज्य अच्छे से गवर्निंग नहीं कर पाते तो वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मेरी बात समझ में आएगी? तो वो अभी हम समझाएंगे आगे लेक्चर में। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज यूनिलेटरी बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंगल लेवल पे चेंज किया जा सके, क्योंकि मैंने बताया था अमेंडमेंट दो तरीके के होते हैं मेरे भाई, एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है और एक स्पेशल अमेंडमेंट होता है। ऑर्डिनरी अमेंडमेंट में 50% वोटिंग की जरूरत होती है, और ये होता है डिस्कशन कहां पे, हाँ सही बोल रहे हो, लोकसभा में। तो जितने भी आपके अमेंडमेंट्स होंगे मेरे भाई वो लोकसभा में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है, तो कोई सिंगल बंदा उसमें चेंज नहीं कर सकता। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया एज अ फेडरल कंट्री के बारे में। तो कहा जा रहा है मेरे भाई, इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में ये बात मेंशन है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए पहले 2 टायर था, अब 3 टायर। मैंने पहले बताया जब देश आजाद हुआ था उस समय ये ही 2 थे, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेरे भाई मैंने बताया जैसे नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आ जाती है, ठीक है? तो अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा इनके बारे में। ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुडिशरी। मैंने बताया ना इनकी खुद की क्या होती है, जुडिशरी होती है, स्पेसिफाइड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आवर कंट्री। हर बंदे का एक रूप होता है कि वो कहां पे शासन कर सकता है। जैसे आप अपने घर में नेता हो, पड़ोसी घर में थोड़ा हो, तो सबकी एक अपनी क्या होती है, टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो अभी मैंने आपको समझाया, जैसे सबसे पहले यूनियन होता है ना। अब जैसे पापा हैं, पापा के बाद क्या आई, मम्मी आई, ठीक, और मम्मी के बाद लड़का आ गए, लड़का की शादी हुई गई, अब शादी हुई गई तो उन्हों के लड़का आ गए,
मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, यूनियन एक होता है, राज्य पूरे भारत में यानी 28 राज्य के बारे में बात हो रही है, और राज्य के अंदर क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स आती है। लोकल में भी दो आते हैं, एक शहर और एक गांव। शहर में अगर देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटी आता है, और गांव स्तर पे देखा जाए तो पंचायत आता है। आई होप सो आपको में चढ़ रहा होगा। तो आपको चीजों को समझना है, रट्टा नहीं मानना मेरे भाई, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी काम डिसाइड कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया घर में है ना 10 20 50 लोग आ गए, तो आपको काम डिसाइड कर दिया गया, भैया तुम है ना खाना परसोगे, तुम भैया हाथ वाथ धुला दोगे, तुम भैया पानी वानी पिला दोगे। तो यहाँ वर्ग को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये यूनियन, स्टेट और लोकल सेल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इनको काम को क्या कर दिया जाएगा, इनके काम को हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे यूनियन का काम जो है वो अलग होगा, स्टेट का काम अलग होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग होगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल ऐसा है जहां पे लिस्ट बताई गई है। लिस्ट का मतलब होता है सूची, यानी कार्य बताया गया है, कौन सा कार्य किसको मिलेगा। जैसे यूनियन लिस्ट आएगा, स्टेट लिस्ट आएगा, और लोकल लिस्ट पे क्या क्या आम आएंगे। बेसिकली आपको ये दोनों वाला हिस्सा ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा, तो इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से काम आएंगे। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट दैट आर सोनली अंडर द कंट्रोल एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। मेरे भाई, मैंने इससे पहले पावर शेयरिंग बताई थी, तुम्हें एक बार रिकॉल कर लेना है, हल्का सा मैं बता दूं। LEJ, जैसे डीजे है वैसे लीजे है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहां पे कानून क्या हो रहा है, बनाया जा रहा है, मेक लॉ। तो ये कह रहे हैं एक ऐसे लॉ बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव, देखो लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे कानून बनाए गए जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो वजूद होगा, जो कंट्रोल होगा मेरे भाई, वो किसके ऊपर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सच एज डिफेंस, जैसे कोई बाहर, अभी जैसे आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर चला था मेरे भाई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ना अटैक जो विदेशी लोग हमारे देश में कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, जैसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है। तो इन सबके वर्क को डिवाइड कर दिया। भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपकी करेंसी पब्लिश करने में हेल्प करती है, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। भारत में टैक्सेशन, इनकम टैक्स, GST, ये सारे टैक्स कलेक्ट होते हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन है, एटॉमिक एनर्जी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कहां पे आ रहे हैं मेरे भाई, यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट में। आप देख सकते हो बढ़िया ट्रेन चल रही है, हाँ, इसमें लोको पायलट बैठा होगा, ये बढ़िया करेंसी दिख रही है। वैसे तो डॉलर इंडिया में नहीं छपता यार, इंडिया में है ना रुपए छपता है, डॉलर आपको कमेंट बताना है कौन से कंट्री में छपता है, ठीक है। तो अलग अलग हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, अलग अलग हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रख के चलना है, ठीक। अब इसी में अगर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट के बारे में, तो कंप्राइजेस सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट लिस्ट, यानी यहाँ पे फिर वही LEJ लीजिए, लेकिन वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे PM के थ्रू कार्य हो रहा था, और यहां पे किसके थ्रू होगा, CM के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन लिस्ट जो है वो काम करती है PM के थ्रू, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम करती है CM के थ्रू। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे, जिसपे पूरा जो कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट होगा। जैसे आपने सुना होगा पुलिस, यूपी की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, बिहार की पुलिस, हर एक राज्य की अपनी पुलिस है। और यहाँ पे आप देखिए लिखा होता है यूपी प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पुलिस लिखा होगा। इसी तरीके पब्लिक हेल्थ दोनों आते हैं, जैसे आपने एम्स का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भैया जाएंगे तो आइए हॉस्पिटल ले जाते हैं। एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। आप देखिए कई बार हम पता नहीं है भैया जमीन की रजिस्ट्री करा लो, बैनामा करा लो। तो ये सारी चीजें स्टेट के अंदर आती हैं, जहां पे स्टेट की पावर को क्या किया जाता है मेरे भाई, शो किया जाता है। तो आप ये देख लो, जितना भी कृषि हो गया, ये सब कई बार आपने सुना होगा, इतना कर्ज माफ कर देंगे, तो ये सब एक तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं दो जिसमें एक जान हो गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां दोनों मिलके काम करेंगे मेरे भाई। तो जैसे आपको पता है, इन कंप्राइजेस द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी दोनों के लिए जिम्मेदारी है, यानी दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे आज की डेट में एजुकेशन, पढ़े सब बढ़े सब, सुना होगा स्लोगन कई बार। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल हो गया, हाँ। लेकिन राज्य सरकार के भी स्कूल होते हैं, है ना, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, हाँ। इसी तरीके है ना GIC, MGIC, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एजुकेशन पे काम कर रही है। साथ ही साथ फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, प्यार,
प्यार का लम्हा, आप देख सकते हो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में, इस पर भी सरकार कार्य कर रही है। अरे भैया भत्ता भी मिलता है, आपने सुना होगा भैया समूह से शादी हो रही है, सरकार पैसा भी देती है शादी करने का, मजाक थोड़ा। भारत सरकार 50,000 रुपए दे रही है, राज्य सरकार 30,000 रुपए, ऐसा मोटा मोटा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन पैसा मिलता है भाई शादी करने का। एडॉप्शन या कुछ बच्चे गोद भी ले सक्सेशन, बैंकरप्सी, ऐसे बहुत सारे जो काम है ये दोनों मिल के काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी में अगर हम थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, जब किसी का नहीं होता, बेपनाह प्यार आ जा, तेरा इंतजार है आजा, यानी जो तीनों में नहीं है, ना सेंट्रल ना स्टेट और ना कॉन्करेंट में, तो वो आ जाता है रेसिड्यूसरी में। कहां आता है? रेसिड्यूसरी में। और जब रेसिड्यूसरी में आता है तो बेपनाह प्यार ही आजा, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई आएगा। तो यहां जो आएगा उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट कंसिस्ट द पावर दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली असाइंड, मतलब ये असाइन नहीं है किसी को, आइदर द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इन द रेसिड्यूसरी लिस्ट कैन इंक्लूड द इश्यू रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटर स्टेट कॉमर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ऐसे कई वर्क होंगे जो है ना डायरेक्टली हम किसी लिस्ट में नहीं डालते, लेकिन अल्टीमेटली वो लिस्ट ट्रांसफर हो जाती है कहां पे मेरे भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल के पास चली जाती है। और ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में नहीं आते उसे बोलते हैं रेसिड्यूसरी। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्यों रहा होगा, ठीक है। तो मोर अबाउट द इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, अब हम लोग और जानते हैं हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। और मैंने हर बार की तरीके कहा LEJ लीजे, तो लेजिस्लेटिव का काम होता है मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का लागू कराना, और जुडिशरी का मतलब होता है उस पर कंट्रोल करना, जिसके बेस पे आपको पता है पूरे देश में एक कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट, ये पूरे देश में एक होता है, ठीक। हाई कोर्ट की संख्या बदली है, 25 के आसपास है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है और इनके सपोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ राज्य जो होते हैं छोटे होते हैं स्टेट, तो वहां पे क्या होती है 2 स्टेट पर एक हाई कोर्ट काम करता है, इसलिए इनकी संख्या 25 है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है और इसकी हेल्प के लिए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है। तो देखो लिखा है इंडिया हैज अ यूनियन टेरिटरी दैट डोंट पावर, ठीक है, डोंट हैव पावर इक्वल टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले द मेजर रोल इन रनिंग द यूनियन टेरिटरी। अब आपको पता है 28 क्या है? स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी। आपको कमेंट बताना है 8 में से कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पे सीएम मौजूद है। हर एक राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होता मेरे भाई, ये आपको कमेंट बताना है, ये आपको ध्यान रखना। 8 यूनियन टेरिटरी में कितने यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे सीएम मौजूद है। और अल्टीमेटली सीएम के पास भी पावर जो होती है लिमिटेड होती है। कैसी होती है? लिमिटेड होती है। और कंट्रोल अल्टीमेटली किसका होता है? यूनियन का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कौन करता है? गवर्नर। ये तुम्हें ध्यान रखना है। जुडिशरी टेक डिसीजन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के किसी भी लेवल पे डिस्प्यूट होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्प करेगा, यानी जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 स्टेट आपस में भिड़ जाते हैं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ता है। कई बार स्टेट के बिहाफ पे हाई कोर्ट भी देख लेता है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही हेल्प करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पावर शेयरिंग is mentioned in the constitution. If any change has to be made regarding this, it has to be passed by the 2/3 majority. मैंने बताया था जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है मेरे भाई तो 2/3 स्पेशल के लिए चाहिए और 1/2 जो चाहिए वो नॉमिनल के लिए चाहिए। मेरी बात समझ में? कोई भी बिल पास होता है सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा और फिर राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सिग्नेचर करता है। जैसे सिग्नेचर करता है जो बिल है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाएगा। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या इसी में पास होता? नहीं, दोनों में से किसी में पेश कर सकते हैं, लेकिन जब मनी बिल के बारे में बात आएगी तो मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? बिल बहुत तरीके के होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारी पार्लियामेंट है जो कि नई बनी हुई है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। आपको कमेंट करके बताना है इस पार्लियामेंट का नाम क्या है। पॉज करके सोचिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूं। सेंट्रल विस्टा इसका नाम है। करंट टाइम में जो न्यू पार्लियामेंट बनी है, और जो ओल्ड पार्लियामेंट बनी थी वो 1927 में बनी थी, जिसको मतलब अब उसी जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड में ओल्ड पार्लियामेंट दिख रही है और आगे फ्रंट एरिया पे न्यू पार्लियामेंट दिख रही है। ऐसा नहीं उसको हमने गिरा दिया, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसी में हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सक्सेस देखो मेरे भाई, जब भी है ना, अगर हम बात करते हैं ना सक्सेस का मतलब क्या होता है?
होता है, यानी सफलता आपको मिलेगी कैसे मेरे भाई? द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि भारत में मेरे भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन है। जब सरकार बदलती है, बदलाव जरूरी है। मेरी बात समझ में? और बदलाव क्यों जरूरी है उसका कारण भी आप जान रहे हो। हर बार न्यू इनोवेटिव आइडिया आनी चाहिए, और जब नए इनोवेटिव आते हैं, आइडिया आते हैं, तो देश में बदलाव आता है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आपको पता है भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देयर वाज एज अ फेडरल अमंग द लीडर्स दैट आर क्रिएशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक, एक बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाई, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट कब बना? आप कमेंट बताओ ना, ठीक है, पॉज करके। फिलहाल अभी मैं बता देता हूं, आंध्र प्रदेश बना था 1957 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके ध्यान, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, क्योंकि उसको लेके बहुत ज्यादा विवाद था। एग्जाम्पल जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में बिहारी, हाँ, उत्तर प्रदेश में अवधी, हर एक राज्य में उसी के साथ, कर्नाटक में कन्नड़। आप देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 353 के थ्रू ये बात बताई गई है, 22 भाषाओं को भारत के संविधान में दर्जा दिया गया है। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का जब गठन हुआ तो इसमें बहुत ज्यादा विवाद हुआ, क्योंकि भारत में मोटा मोटा देखा जाए तो 1500 से 1600 के आसपास भाषाएं हैं, और उसमें सिर्फ 22 भाषाओं को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। अभी आगे लेक्चर में बताता हूं डिटेल में। लेकिन अगर देखा जाए पूरी दुनिया में मोटा मोटा अप्रोक्स 8000 यानी 8000 के आसपास आपके सामने भाषाएं दे रखी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? disintegration of the country, but in reality it has the forced unity of the country and more our administration easier। तो इसी में अगर हम देखते हैं, अब आप देखो, we don't have any national language, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हिंदी बनाई गई है, बट हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी, अगर हिंदी को हम छोड़ दें तो भारत में करीब 21 भाषाएं ऐसी हैं जिनको है ना हम लोग नेशनल लैंग्वेज में दिखाए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इट इज टेकन केयर स्पेशली दैट देयर विल बी अ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाषा के आधार पर, जैसे हमने आपको पावर शेयरिंग में सिंहलास के बारे में बताया था, 74% सिंहलास बोलते भाषा के आधार पर डिस्प्यूट हो गया था, है ना। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। तो यहाँ पे आप देखिए एक सिंपल मैंने बैलून का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, हमारे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग लेवल पे जो भाषा बोली जाती हैं उनको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। डिफरेंट लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पे, मेरी बात समझ में, ताकि भारत में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना होने पाए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, देख मेरे भाई, लड़ाई कितनी भी हो, मियां बीबी में प्यार जरूर होता है। अभी मैंने बताया पापा सेंट्रल है और मम्मी स्टेट है, तभी तो हम लोग आए गलती से, ठीक है। तो अगर प्यार ना होता तो आते कैसे? तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में रिलेशन बहुत जरूरी है, यानी दोनों के प्यार बहुत जरूरी है। और जब प्यार होता है तो प्यार में तो बहुत कुछ होता है, और प्यार का ही तो नतीजा है जो हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो द पावर ऑफ द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट हैज बीन स्टेटेड क्लियरली टू अवॉइड एनी टेंशन बिटवीन द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इस तरीके मेंटेन करना है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए। द पार्टीज कैन फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। कई बार आप देखिए कि सरकार को बहुमत नहीं मिलता, जैसे प्रेजेंट टाइम में एनडीए की सरकार भारत में रूल कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इस समय क्या बन गया? इंडिया अलायंस के बारे में भी बात चल रही है, इंडिया अलायंस बन चुका। तो जो इंडिया अलायंस है यहाँ पे कई सारी सरकार का कोलिशन है। कोलिशन का मतलब होता है 2 और मोर देन 2, जब गवर्नमेंट मिलके सरकार बनाती है तो उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कम इनटू द पावर दैट इज स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ दैट वन पार्टी डज नॉट डोमिनेट द अदर पार्टी। से क्या होता है? सिर्फ एक ही पार्टी का वजूद नहीं होता, सभी पार्टी का वजूद मेंटेन होता है। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो वहां पे एनडीए की सरकार है, मेरी बात समझ में आ गई। तो कई सारी पार्टी जब मिलकर सरकार यानी बनाती है तो वहां पे आता है कोलिशन गवर्नमेंट। समझ में आ गया? आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि जब काम को डिवाइड किया जाता है, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि एक प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर, वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, टीचर्स के सपोर्ट में बच्चे होते हैं। तो यानी पावर यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जा रहा। तो ये स्टेप आपको मैंने बताया ना कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे क्या आया था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट, और फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी पावर को डिवाइड किया गया। और डिवाइड क्यों किया गया? ताकि काम आसानी से किया जा सके। मेरी बात समझ में आ गई? जब मम्मी पापा अकेले थे तो प्यार बड़ा था, लेकिन मम्मी पापा के साथ साथ हम लोग आ गए तो प्यार में थोड़ा सा
और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, यानी काम और अच्छे से होने लगा। यानी आज देखिए हम लोग मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं करते ताकि कोई काम भी हो आसान हो जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही वैसे है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ अब लोकल गवर्नमेंट आ गई ताकि इनके कंधों पे जो बोझ है वो कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इट वॉज मेड अ मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली। अब आप जानते हो हर 5 साल में भारत में क्या होता है, इलेक्शन होता है ताकि हम एक नई सरकार लेके आए और नए तरीके काम आए। ठीक, इट मैंडेट रिजर्वेशन। अब आपको पता है रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना कर सके, यानी उसके ऊपर चढ़ाई ना कर सके, तो उसको रिजर्व कहते हैं। नहीं भैया हरिजन की सीट है तो अलग अलग सीट के बेस पे यहाँ पे इलेक्शन फाइट होता है, तो इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वुमेन। वुमेन के लिए भी आरक्षण है। अगर भारत में लोकसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पे परसेंट, वो बात अलग है, दुनिया में सबसे कम महिलाओं का जो प्रतिशत है वो भारत में है लीडरशिप के मामले में, क्योंकि भारत शुरू से पुरुष प्रधान देश रहा है, तो यहाँ महिलाएं की हिस्सेदारी कम थी। लेकिन पिछले अगर 8-10 सालों में 20 सालों में देखिए तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर जगह भारत में। स्पेशली अभी देखिए रिसेंट में महिलाओं ने वर्ल्ड कप भी जीता, जो कि अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी थी। अगर देखा जाए 1970 से मैच चल रहे हैं और अब जाके भारत ने महिला वर्ल्ड कप यानी वुमेन वर्ल्ड कप कब जीता था, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट नाउ हैव टू शेयर देयर पावर एंड द रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब जैसे नगर पालिका में है, नगर पालिका आप जानते हो जहां पे है ना नगर पालिका अध्यक्ष होता है, इसी तरीके नगर निगम होता है, वहां पे मेयर होते हैं, तो इनके पास फंडिंग कहां से आती है, ये अपने जो जिला है उसका विकास कैसे करेंगे। तो जो पैसा राज्य सरकार के पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो पैसा कहां चला जाता है, लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट। ईच स्टेट शुड हैव द इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप देखिए हर एक राज्य में स्वतंत्र निर्वाचन होता है, यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है, मतलब किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे नगर पालिका, नगर निगम, इन सब जगह पे पंचायत, इनका भी इलेक्शन होता है और उसी हिसाब से सारी चीजें डील की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में एक मैं डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में बात की गई है, तो एक रिकैप के रूप में मैंने डाल रखा है। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखोगे कि रूरल एंड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, तो इस पर हम डिटेल भैया चीजें बताते हैं, तो आपको समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बिग सिटीज हैं यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था जो बड़े शहर जैसे लखनऊ, ठीक है, तो जो बड़े शहर होते हैं बिग सिटीज, वहां पे क्या होता है, मेयर अपॉइंट होता है। ठीक, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसे कहा जाता है। जो टाउन्स एरिया है, जैसे रायबरेली एक टाउन है और यहाँ पे म्युनिसिपलिटी यानी नगर पालिका आती है और यहाँ पे जो हेड होता है उसको म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है, यानी नगर पालिका अध्यक्ष। वहीं अगर हम गांव कस्बों के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत आती है और यहाँ पे जो हेड होता है वो सरपंच होता है। मेरी बात समझ में आई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सरपंच आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इन विलेज में पीपुल इलेक्ट बॉडी कॉल्ड ग्राम सभा। इसमें एक शब्द आता है ग्राम सभा, जो विच अप्रूव द एनुअल बजट फॉर द ग्राम पंचायत। अब मुझे कमेंट में बताओगे तो उस पर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना सकता हूं। एंड रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्रुप ऑफ द ग्राम पंचायत फॉर्म। अब ये ग्राम पंचायत बनती कैसे मेरे भाई, तो पंचायत समिति यहाँ पे होती है। पंचायत समिति में एक ब्लॉक है, दूसरा मंडल है, फिर आता है जिला परिषद, आपको ध्यान रखना हो, फिर हेड ऑफ कॉल्ड द जिला परिषद इज चेयरपर्सन। तो यहाँ पे एक रिकैप मैंने बनाया है, देखिए ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है और कई सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। तो ये एक रिकैप है, वैसे इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि इस पर मुझे और डिटेल एनालिसिस करना है तो आप मेरे को कमेंट करना भाई, ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना मजा आ जाएगा। फैबुलस, तुम्हारा आप लोग के प्यार और इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है जो आप लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, और मतलब क्या बताऊं, मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस आप लोग थोड़ा सा इसी तरीके प्यार बनाए रखिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा और मज़ा आ जाएगा भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो उससे बेसफाई, ये मैं हमेशा कहता हूँ। बेवफाई तभी करती है जब समझ में ना आए। ओके, थैंक यू सो मच।